आज की इस क्लास में हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, और ये क्लास 12 से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है और इसमें हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता। ये क्लास इस चैप्टर से जुड़ा हुआ तीसरा क्लास है। मैंने इससे पहले 2 क्लासेस और अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर उनको देखिए। इससे आपको प्रॉफिट होगा कि ये चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लास को शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम है रितेश, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हम चीजों को अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है मोहरे, लिपि तथा बांट। तो इसमें हम पहले एक एक करके चीजों के, इन तीनों के बारे में ही आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करते हैं मोहर और उससे बनाए जाने वाला निशान यानी कि मुद्रांकन के बारे में। तो ऐसा कहते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी वस्तु जो है वो है मोहर। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता था लंबी दूरी का जो व्यापार है उसको सरल बनाने के लिए। अब ये कैसे सरल बनाता था, जैसे मान लो एक भाई है ना, भरा हुआ सामान से भरा हुआ एक थैला है। अब इस सामान को के थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें लेकर जाना है। तो क्या किया जाता था, उसके मुंह पर रस्सी बांध दी जाती थी और उस रस्सी पर मिट्टी लगा दी जाती थी, गीली मिट्टी, और उस गीली मिट्टी पर निशान बना दिया जाता था, चिन्ह। जैसे कि अब ये निशान देख पा रहे हो, बना हुआ है, समझ रहे हो आप। यदि छेड़छाड़ की जाती थी तो मुद्रांकन हट जाता था। अगर हट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि भाई छेड़छाड़ की और उसमें से सामान निकाला गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि यह भी संभव है कि ये जो मोहरे है ना, इसका इस्तेमाल विनिमय के माध्यम के लिए किया जाता हो। विनिमय का माध्यम मतलब जैसे आप पैसों का इस्तेमाल करते हो ना, पैसे देकर सामान ले लेते हो, वैसे ही मोहर देकर उस समय सामान ली जाती हो, ये भी संभव है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है भाई, वो है एक रहस्यमय लिपि। अब ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पाई लिपि जो है उसको रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे। इसका रीजन यह है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि की कुछ विशेषताएं हैं और उस विशेषताओं में सबसे पहली लिपि है कि भाई ये चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हाथी बोलना है तो मैं हाथी लिखूंगा नहीं, एलिफेंट नहीं लिखूंगा, हाथी नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं हाथी का चित्र बना दूंगा। इस प्रकार की कोई लिपि थी। ठीक है, इसमें जो है चित्रों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे अभी आप देखते हो ABCD हमारी जो है उसमें 26 अक्षर है ना, और भी हमारे बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि है, अलग अलग लिपियों में अलग अलग अक्षर है। तो क्या हो रहा है कि है ना, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो लिपि है इसमें चित्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अब इस लिपि को कैसे लिखा जाता था, पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक अभिलेख है, मान लो, कैसे पता चला, यहां पर भी एक आपने देखा होगा कि अंतराल छोड़ा जाता है, इसमें आप नंबर लिखते हो 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो ना, दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इस आधार पर इतिहास करने वाला पहले ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस प्रकार से हड़प्पाई लिपि को लिखा जाता था। अब अगले टॉपिक पे आते हैं और वो अगला टॉपिक है हमारा बांट। तो बांट जो है वो चर्ट नामक पत्थर से बना था। कौन से पत्थर से बना था? अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि जो मोहर थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। तो हड़प्पाई जो बांट है वो चर्ट नामक पत्थर से बने थे। इनके ऊपर कोई चित्र नहीं होता था, बिल्कुल चित्र रहित होते थे और ये घनाकार होते थे। घनाकार मतलब जैसे आपने पासा देखा है, लूडो खेला हुआ आपने, तो उसमें पासा होता है, तो उस पासे की शेप में हुआ करते थे। ये बांट जो है निचले मानदंड पर 2 प्रकार के बांट थे। ठीक है भाई, द्विआधारी थे। द्विआधारी का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला बांट 1 किलो का है, फिर दूसरा 2 किलो का, फिर 4 किलो का, फिर 8 किलो का, फिर 16 किलो का, और ऐसे ही ये क्रम बढ़ता रहता था। और ऊपरी मानदंड में ये दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि पहला बांट 1 किलो का, दूसरा बांट 10 किलो का, तीसरा बांट 100 किलो का, चौथा बांट 1000 किलो का, ऐसे करके। ठीक है भाई, याद रख लोगे। छोटे जितने बांट थे भाई उनका इस्तेमाल आभूषण को तौलने में किया जाता था और तराजू के 2 पलड़े भी मिले है ना, एक तरफ वजन रखा जाता है, आपने देखा होगा, और एक तरफ है ना सामान रखा जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गए, लेकिन पहले ऐसे ही इसी प्रकार के तराजुओं का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्राचीन सत्ता। ठीक है भाई, प्राचीन सत्ता मतलब कि वहां पर राजनीतिक व्यवस्था थी या राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था से मेरा मतलब क्या है कि वहां पर राजा था या नहीं था। तो देखो ऐसा है ना कि हड़प्पाई सभ्यता की सभी पुरावस्तुएं जैसे ईंट, बांट, मनके में ना हमें एक रूपता देखने को मिलती है। गृह स्थापत्य में बहुत समानता मिलती है। जल निकास प्रणाली जो इतने बड़े लेवल पर अच्छे ढंग से लागू की गई वो दिखता है। ये सारे ये दिखाते हैं कि भाई इतने मुश्किल फैसलों को लिया गया। और
फैसले लिए ही नहीं गए, इनको अच्छे ढंग से लागू भी किया गया। और इस टॉपिक को हम इस वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि राज्य सत्ता के केंद्र तथा राजनीतिक शक्ति के लोगों के विषय में कई पुरातात्विक खोजें हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें मिली, लिखित में तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, तो हमें कुछ भी हमें पता नहीं है। परंतु इतिहासकार साथ ही पुरातात्विक विद्वानों और राजनीतिक व्याख्या करने में असफल भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना इतनी बड़ी मात्रा में पुरातात्विक स्रोत नहीं है जिस आधार पे हम ये कह सके कि वहां पर राजनीतिक व्यवस्था थी या नहीं थी। एक मूर्ति जरूर मिली हमें, ये मूर्ति देख पा रहे हो आप, ठीक है, जिसे इतिहासकारों ने पुरोहित राजा का नाम दिया है। लेकिन फिर भी ये विषय जो है ये विवादित है भाई। ठीक है भाई, विवादित मतलब इसमें अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ना तो साहित्यिक स्रोत है और ना ही पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है बात? और ना ही हमें कोई और तरीके से पता चल पा रहा है कि वहां पर राजा महाराजा थे या नहीं थे। ठीक, तो अब उन विचारों को जान लेते हैं जो अलग अलग इतिहासकार इस विषय में अलग अलग तरीके से रखते हैं। तो सबसे पहले कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पाई जो सभ्यता है वहां पर शासक था ही नहीं, सभी लोगों की स्थिति समान थी। क्यों कह रहे हैं? कह रहे भाई, जब तक हमें स्रोत नहीं मिलेगा पूरी तरीके से हम, है ना, आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, कंफर्म नहीं हो जाएंगे कि वहां पर राजा था, तब तक हम ये बात नहीं मानेंगे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग शासक था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हड़प्पा की दीवार है ना, हड़प्पा को दीवार से घेरा गया, मोहनजोदड़ो को, लोथल को, कालीबंगन को, सबको घेरा गया। तो ये भी संभव है कि हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा हो। ठीक, जैसे हड़प्पा का अलग और मोहनजोदड़ो का अलग। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शासक एक ही था। क्यों? क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता की सभी पुरावस्तुओं में एक रूप देखने को मिलता है, सभी पुरावस्तुओं का एक रूप देखने को मिलता है। तो तीन प्रकार के विचार रख दिए हैं। एक, राजा एक ही था। ठीक है। दूसरा विचार, राजा अनेक थे। और तीसरा विचार कि राजा था ही नहीं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का अंत। भाई ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करेंगे और है ना, इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है, यहां से आप नोट्स बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि भाई पहला पॉइंट है पुरावस्तुओं का त्याग। अब देखो ध्यान से समझना, हड़प्पा सभ्यता की पहचान क्या है? हड़प्पा सभ्यता की पहचान है उसकी पुरावस्तुएं जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। ऐसे ही है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि इस प्रकार की पुरावस्तुएं अब मिलना बंद हो जाए तो हम कह देंगे पूरा हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, या फिर लोग इन वस्तुओं को बनाना ही छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बिल्कुल कह सकते हैं। और लोग ये वाली वस्तु इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरी बनाएंगे ना, तो उसके स्थान पर लोग दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जैसे कि अब क्या देखते हैं हम, 1900 ईसा पूर्व के आसपास ना हड़प्पा सभ्यता के कुछ चुने हुए क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं थी, जैसे कि बांट, मोहरे, मनके, इन सब का निर्माण जो है वो समाप्त हो गया। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प, उत्पादन, ये सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, ये सब कुछ समाप्त हो गया। आवास की बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण भी बंद हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विशाल स्नानागार मिला है, माल गोदाम मिला है, राजा का भवन मिला है, इस तरीके की चीजें मिलना बंद हो गई। यह सभी एक नई ग्रामीण संस्कृति की ओर संकेत करती है, जिसे इतिहासकार क्या कहते हैं? उत्तर हड़प्पा कहते हैं या फिर अनुवर्ती हड़प्पा कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो शहरी सभ्यता थी, इसके स्थान पर अब कौन सी चीजों का इस्तेमाल करने लगे लोग? दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है भाई, तो अब कारण क्या था? क्यों अचानक से ऐसा हुआ? इतने बड़े क्षेत्र में लोगों ने अचानक से हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई पुरावस्तुओं का त्याग कर दिया और उनकी जगह पर नई चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ तो रीजन होगा, इसको समझते हैं भाई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पुरावस्तुओं का त्याग कर दिया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। बिना रीजनों के तो ये संभव है ही नहीं। तो उन्हीं रीजनों में से सबसे पहला रीजन है बाढ़ और भूकंप। तो इतिहासकारों का मत है कि बाढ़ों ने और भूकंपों ने हड़प्पा के जो स्थल हैं, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान दिया। पुरातात्विक खोजों के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा स्थलों में बार बार बाढ़ आती थी और भूकंप आते थे, जिसने हड़प्पा के सभी स्थलों को नष्ट कर दिया। उसके बाद जो दूसरा कारण देते हैं वो है, या तीसरा कारण जो है वो है सिंधु जो नदी थी उसने मार्ग बदल लिया। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगरों का विनाश हो गया, परंतु यह तथ्य संपूर्ण सभ्यता के पतन के लिए प्रमुख कारण नहीं हो सकता। कुछ नगर हम कह सकते हैं कि भाई नष्ट हुए होंगे, लेकिन पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, ये संभव नहीं है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नदियों का सूख जाना।
क्या है भाई? नदियों का सूख जाना। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदियां सूख गई, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई होगी, ठीक है, जिसके कारण प्रमुख नगरों की अर्थव्यवस्था नष्ट होगी। अर्थव्यवस्था नष्ट होगी तो सिंपल सी बात है, बड़े बड़े नगर नष्ट हो जाएंगे। नगर नष्ट हो जाएंगे तो कौन से नगर आ जाएंगे? नगर की जगह पर क्या आ जाएगा? ग्रामीण संस्कृति आ जाएगी। क्लियर है बात? फिर उसके बाद है एक अगला कारण, वो है बर्बर आक्रमण। ठीक है भाई, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में एक संकरी गली मिली है जिसे इतिहासकारों ने डेड मैन लेन कहा है। अंडरटेकर वाला डेड मैन नहीं, ठीक है भाई, ये एक डेड मैन लेन है जहां पर, ठीक है, जिसमें सड़कों और घरों घरों में कंकाल मिले हैं। परंतु इसको सत्य मानना कठिन है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पतन तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, और हम सब जानते हैं कि आर्यों का आक्रमण कब हुआ, और आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये भी कारण प्रमुख नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है कि ये कारण हो ही ना। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ ये वाला स्रोत है, ये वाला स्रोत आपको जरूर पढ़ना है भाई। ये स्रोत दिख रहा है, एक आक्रमण के साक्ष्य, ये वाला स्रोत आप पढ़ेंगे। देखो अब यहां पर मैं इस स्रोत को नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये वाला काम आपके लिए घर के लिए है। ठीक है भाई, आपका होमवर्क है। अगला जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। क्या है बेटे? जलवायु परिवर्तन। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा वासियों ने सभी क्षेत्रों को त्याग दिया था। क्लास के अगले टॉपिक में चलते हैं, और टॉपिक आपका ये आपने देखा होगा किताब में, एक टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई एक संस्था है हमारे देश में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसकी जिम्मेदारी है जितनी भी पुरातात्विक खोजें होंगी वो इस संस्था के अंडर रहकर ही आप कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो जो जर्नल कनिंघम थे, ठीक है भाई, ये कनिंघम जो हैं ये पहले डायरेक्टर बने। ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे, हाँ, और इन्हें एक अंग्रेज व्यक्ति ने एक हड़प्पाई मोहर दी, परंतु उन्होंने क्या करा, इस मोहर को ऐसे कालखंड से जोड़ दिया जिसे वह परिचित थे, अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी। यानी कि कनिंघम को ये वाली जो मोहर देख रहे हो आप, ये जो मोहर थी ये दिख रही है साफ साफ, ये वाला जो जानवर है ये हड़प्पाई जो मोहर है उसी पर तो देखने को मिल रहा है। तो इसको जोड़ना था किससे? हड़प्पाई सभ्यता से, पर जोड़ दिया किससे? दूसरी सभ्यता से। तो इसीलिए इसको बोला गया कनिंघम का भ्रम। क्लियर हुई बात? उसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, वो है एक प्राचीनतम सभ्यता का, है ना, प्राचीनतम सभ्यता एक। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप साहनी नाम के 2 पुरातत्वविदों ने हड़प्पा नामक स्थल से एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोजे। फिर उसके अगले ही वर्ष यानी कि 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने क्या करा, मोहनजोदड़ो में अवशेष खोजे जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त अवशेषों से मिलते जुलते थे। इन्हीं खोजों के आधार पर उस समय के तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने क्या करा कि भाई कहा 1924 में एक नई सभ्यता की घोषणा की, जिसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कहा। एक किताब है यहां पर एस एन राव द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। इसमें वो मार्शल की तारीफ कर रहे हैं इस बुक में, और कह रहे हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे, ठीक है, उसने 3000 वर्ष पीछे उसको छोड़ दिया। अब देखो समझना मैं कहना चाह रहा हूं। देखो उस समय के ना ज्यादातर जो इतिहास पर काम करने वाले थे आजादी से पहले हमारे भारत की, ज्यादातर इतिहासकार, ज्यादातर पुरातत्वविद अंग्रेज थे। ठीक है भाई, और उनकी एक सोच थी कि भाई भारतीय लोगों के पास सभ्यता थी ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी कोई इतनी प्राचीन सभ्यता हो सकती है। इसी कारणवश कनिंघम जो था उसने भी क्या करा, कहा कि भाई भारत में इतनी पुरानी सभ्यता नहीं हो सकती, और उस हड़प्पाई मोहर को किसी दूसरी सभ्यता से जोड़ दिया उसने। ठीक, लेकिन जनरल जॉन मार्शल थे, इनकी सोच थोड़ी सी अलग थी, और उन्होंने बोला नहीं भाई भारत में भी इतनी पुरानी सभ्यता हो सकती है, और ये पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके समकालीन है। ठीक है, तो ये गलतफहमी है कि भारत में सभ्यता नहीं हो सकती। आशा करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है एक नई तकनीक तथा प्रश्न। ठीक है भाई, तो हुआ क्या कि 1944 में एक नए डायरेक्टर बने, और उनका नाम था REM व्हीलर। उनका नाम था REM व्हीलर। ठीक है भाई, अब देखो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो जॉन मार्शल थे ना, वो भाई जितनी भी पुरातात्विक खोजें मिलती हैं वो मिलती है हमें टीले से। किससे मिलती है बेटे? तो जो जॉन मार्शल थे ना वो टीलों को ऐसे खोदते थे। अब इससे क्या होगा, मान लो ये टीला है, ठीक है भाई, ये एक हमारा टीला है। इस टीले से अगर मान लो यहां पर कोई पुरातात्विक साक्ष्य है, क्या हमें इस तरीके से खुदाई करने से
यहां से कोई, यहां पर अगर कोई साक्ष्य है तो वो क्या हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जैसे ही REM व्हीलर जो है वो बने, उन्होंने इस तरीके को क्या करा? छोड़ दिया और एक नए तरीके से टीलों की खुदाई करना शुरू करा। कैसे करा उन्होंने? देखो, जैसे कि ये टीला है, अब इसकी एक एक लेयर हटाई। पहले इस लेयर को हटाया, फिर इस लेयर को हटाया, फिर इस लेयर को हटाया और फिर इस लेयर को। तो सबसे लास्ट की लेयर होगी, ठीक है, वो सबसे पुरानी होगी, और जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वो सबसे नई होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाद में आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक टीले में कई सारी संस्कृतियां हो सकती हैं, है ना, बहुसंस्कृतियां। और ये भी हो सकता है कि एक ही लेयर में कई संस्कृतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि एक टीला है तो एक ही संस्कृति का होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है वो है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। क्या है बेटे? अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। ठीक, आपकी किताब में टॉपिक है। ठीक है, मैं टॉपिक के हिसाब से चीजों को करा रहा हूं ताकि आप जब किताब पढ़ें तो किताब से आपको समझने में सरलता हो, इसीलिए मैं चीजों को इस तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, तो हम जानते हैं कि भाई हड़प्पा लिपि से तो हमारे पास कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि अभी तक हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो जो भी जानकारी हमारे पास है वो भौतिक वस्तुओं के आधार पर ही है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थलों से बहुत सारी पुरावस्तुएं खोजी गई हैं और इतिहासकार इन वस्तुओं को अलग अलग वर्गों में रखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला वर्गीकरण करने का तरीका है पदार्थों के आधार पर और दूसरा तरीका है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है भाई, यानी ठीक। अब देखो, इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि पदार्थों के आधार पर, जैसे मान लो मिट्टी से बनी हुई चीजों को अलग रख लिया, ठीक है, धातुओं से बनी हुई चीजों को अलग रख लिया, पत्थर से बनी हुई चीजों को अलग रख लिया, कोई और कीमती पदार्थ है उससे बनी हुई चीजों को अलग रख लिया। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका उपयोगिता वाला है। जैसे कि मान लो कि भाई घरेलू जीवन की जो वस्तुएं उनको अलग रख लिया, ठीक है, औजारों को अलग रख लिया, हथियारों को अलग रख लिया, मद्र भांडों को अलग रख लिया। तो जिस चीज, मतलब जिस प्रकार की उपयोगिता है वस्तु की, जिस उपयोग में वो वस्तु आती है, उसको अलग रख लिया भाई। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है वस्तुओं को विभाजित करने का। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है व्याख्या की समस्याएं। ठीक है भाई, तो हड़प्पा के संदर्भ में पुरातात्विदों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लिखित में कुछ चीजें है ही नहीं, तो इसके लिए भी पुरावस्तुओं का ही प्रयोग करना पड़ता है। और इसके लिए कौन सी पुरावस्तुओं का इस्तेमाल किया? जो कि असामान्य थी भाई। ठीक है, असामान्य मतलब जो थोड़ी, है ना, कह सकते हैं बाकी चीजों से अलग थी देखने में। ठीक, तो इस तरीके की वस्तुओं के आधार पर इतिहासकारों ने बताया कि वहां पर धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो एक एक करके इन चीजों को भी समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें भाई मृद मूर्तियां मिली हैं। मृद मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली है। तो आभूषण से लदी हुई, ठीक है, मृद मूर्ति मिली है एक नारी की। इसे इतिहासकारों ने मातृ देवी का नाम दिया है। तो हो सकता है भाई माँ इनकी पूजा करते हो, है ना। और इससे यह भी पता चलता है कि हड़प्पाई समाज हो सकता है कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था का इस्तेमाल करता हो। इसके अलावा हमें एक दुर्लभ पुरुष की मूर्ति मिली है, जिसे इतिहासकारों ने पुरोहित राजा का नाम दिया। इस मूर्ति को तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद है चित्रांकन भाई। मोहरों पर बने हुए चित्रों के आधार पर भी इतिहासकार बहुत सारी चीजों को बताते हैं। जैसे पेड़ पौधे के ऊपर, है ना, हमें अलग अलग चित्र मिले हैं भाई। ठीक है भाई, पेड़ पौधे के चित्र मिले। ठीक, उसके बाद है चित्रांकन। मोहरों पर ना बहुत सारे चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीजें बनी हुई है, और उन चित्रों के माध्यम से इतिहासकार बताते हैं कि कैसे हड़प्पा जो वासी हैं वो किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था को फॉलो करते थे। जैसे पेड़ों के बहुत सारे चित्र मिले हैं, पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के बहुत सारे चित्र मिले हैं। तो हो सकता है कि भाई हड़प्पा वासी प्रकृति की पूजा करते हो। संभव है कि नहीं संभव? बिल्कुल संभव है। उसके अलावा चित्रांकन की बात करें तो देखो, एक मोहर पर पालथी मारकर एक योगी की अवस्था में बैठा है, जिसे लोगों ने आदि शिव कहा है। जैसे कि ये मोहर देख पा रहे हो, देख रहे हो कि कैसे ये व्यक्ति जो है ये बैठा हुआ है योगी की मुद्रा में। इसके सर पर ऐसा मुकुट है, ये थोड़ी टूट गई है मोहर, यहाँ से गायब है इतना हिस्सा इसका, ये देख पा रहे हो आप, है ना। ठीक, जिसकी तुलना लोगों ने ऋग्वेद में दिए हुए रुद्र से किया है। रुद्र जो है शिव का पहले का रूप है, कह सकते हैं हम। ठीक है, जबकि कुछ इतिहासकार इसको समन कहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। अब जैसे कि ये देखो, आप ये देख पा रहे हो कि देखने में क्या लग रहा है, ये अगर आप शेप देखोगे इसकी तो ये शिवलिंग जैसा नहीं लग रहा है। लग रहा है शिवलिंग जैसा, बिल्कुल लग रहा है, आप कहोगे। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये शिवलिंग नहीं है, ये खेल है, कुछ है ना, कोई खिलौना है। जैसे आज आप देखो होगा आपने चेस, तो हो सकता है ये चेस हो। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय रख रहे हैं। ठीक है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि शमन क्या है भाई। ठीक है, तो शमन जो है समाज में वह महिलाएं और पुरुष थी जो जादू टोना करने का विश्वास करते थे भाई। ठीक है, और जादू टोना करके ही चीजों को समाधान करने की
है ना, दावा करते थे, कहते थे कि हम भाई बीमारियों का इलाज या कोई भी समस्या हो उसका इलाज जादू से कर देंगे। तो इस प्रकार के लोगों को शमन कहा जाता था। तो ये जो क्लास था आपका इस चैप्टर से जुड़ा हुआ लास्ट क्लास था। मैंने अच्छे से हर एक टॉपिक को, है ना, पॉइंट्स के माध्यम से कवर कराने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपने तीनों ही वीडियो देखे होंगे। अगर तीनों वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सवाल का, है ना, सवाल पूछ सकते हैं। उस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आशा करता हूं आपने सीखा होगा। अगर सीखा है हमारी क्लासेस से तो हमारे वीडियोस को, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं दूसरे चैप्टर से जुड़े हुए वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।